नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बेटा और आज हमारे साथ हैं पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रवक्ता पीसी ओबराय जी। चर्चा में रहते हैं। 89 ईयर ओल्ड हैं लेकिन लगते नहीं हैं और बड़ी बात है कि संघर्षशील रहे हैं और पेंशनरों के मुद्दों को लेकर प्रमुखता से उठाते हैं और जिस तरह से ये कार्य करते हैं ऐसे लगते हैं कि ये अभी भी यंग हैं। और कहते हैं ना कि इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है, सोच बूढ़ी हो सकती है लेकिन जो इनका कार्य करने का स्टाइल है जबरदस्त है। पहले तो स्वागत है जी आपका। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन बहुत पुराना संगठन है और इस वक्त अगर गैर राजनीतिक संगठनों में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन कम से कम हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख से भी ज़्यादा इसके सदस्य हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के हर जिला में और जिला ही नहीं बल्कि इनकी खंड इकाइयाँ जो है वो ब्लॉक लेवल तक जो है वो फैली हुई हैं। आज हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का नाम जो है वो लगभग सारी स्टेटों में जा चुका है और आज पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जो हमारी गतिविधियां हैं उसके बारे में हम कई बार चर्चा करते रहते हैं। उसकी बैठक हमारी स्टेट लेवल पर होती है और हर माह हमारी हर ब्लॉक में ये इसकी बैठक होती है जिसके मुद्दे जो है जिसकी जो प्रॉब्लम्स है पेंशनर्स की उनकी चर्चा की जाती है। अच्छा, एज ए पेंशनर तो आप बढ़िया काम करते रहे हैं और पहले कर्मचारी लीडर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि एज ए कर्मचारी लीडर आपका एक अच्छा दबदबा रहा है और लंबे अरसे तक आपने संघर्ष किया है। और मैं ये भी पूछूंगा क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल पार्टी में भी चर्चा रहती थी। पहले आप एज ए कर्मचारी लीडर अपना थोड़ा सा वक्तव्य दें। एज ए कर्मचारी मैंने बहुत कुछ देखा कि जब मैं एक कर्मचारी हुआ करता था तो उस वक्त 70 में जो हमारी 1970 में स्ट्राइक हुई तो केवल मात्र हमारा उस वक्त का मुद्दा स्टेट रोड का जो चला हुआ था। हम स्टेट रोड नहीं मांग रहे थे, हम तो ये मांग रहे थे कि हमारी जो मांगे हैं कर्मचारियों की वो जो है वो सुलझाई जाए। और उस वक्त के मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंत सिंह परमार हुआ करते थे और जब वो 70 में उन्होंने एक रेजिड एटीट्यूड बना लिया कि नहीं, मैं कर्मचारियों के मांगों पर बात नहीं करूँगा और मैं स्टेट रोड जो है वह बना के रखूँगा। तो हमारी एक बैठक जो थी शिमला में हुई पीटर हाफ होटल में और वहाँ उन्होंने ये एक हमारे साथ एग्रीमेंट किया कि स्टेट रोड जो है वो 71 में मैं अनाउंस कर चुका हूँ वो मैं बनाऊँगा, मगर जो आपकी मांगे हैं उनका भी मैं समाधान करूँगा। इसके साथ साथ जब हमारी मांगे बात हुई, मांगों पर चर्चा हुई तो उस वक्त की हमारी जो मांग थी वो यही थी कि हमारा जो एस्टीमेट जो हमारी मांगे हैं उन पर गौर किया जाए। तो उन्होंने उस वक्त हमारे काफ़ी सारे मसले जो थे उस वक्त जो था उन्होंने जेसीसी जो गठन करनी थी, जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी, जिसमें हमारी चर्चा होती है, कर्मचारियों के मुद्दे जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, वो उन्होंने गठित की। वो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उन्होंने हमारे इस मांग को माना। अच्छा, मैंने ये सुना है कि उस वक्त आप जेल में भी रहे थे उस टेन्योर में, सुना है, तो क्या मसला था? हाँ, 1970 की जो स्ट्राइक हुई वो टोटल 35 दिन की स्ट्राइक बनी
और उसमें मेरे कम से कम 27 दिन जो था 26.5 दिन मुझे जेल में रहना पड़ा। और आप हैरान हो गए कि जेल की जो हम खाना खाते थे, रोटियां खाते थे, वो एक बहुत बड़ी रोटी दिया करते थे और उसका जो सब्जी देते थे, दाल देते थे, वो पानी ज़्यादा हुआ करता था और दाल जो थी उसका दाना जो है ज़्यादा हुआ करता था। वो भी हमने ज़माना देखा और उस वक्त मैंने 26.5 27 दिन जेल में रहे हम। अच्छा, ये भी सुना है कि आपको टिकट ऑफर हुई थी और ये भी सुना है कि जो अभी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं उनसे पहले आपको टिकट ऑफर हुई थी। सच्चाई कितनी है, मुझे लगता है कि जो लोग हैं उनको भी मालूम होना चाहिए। इसमें ऐसा था कि इसके बाद जब हमारी 80 में स्ट्राइक हुई, 80 में जब स्ट्राइक हुई तो उस वक्त भी मेरी काफ़ी, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था जिला का, क्योंकि मैं तो 70 से जिला का प्रेसिडेंट रहा, तो 80 के स्ट्राइक में जो हमें मुद्दा था उस वक्त ये था कि हमें जो है ये हिमाचल प्रदेश का जो स्ट्रक्चर है, हमारे हिमाचल प्रदेश की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम उजागर, उसका समाधान करे सरकार। तो उस वक्त भी हमें मुझे 13-14 दिन हमें मुझे स्ट्राइक में रहना पड़ा। तो उस वक्त भी हमें, जब मैं जेल में था, 80 की बात है, जब TR शर्मा यहाँ डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, तो आप हैरान हो गए कि जब मैं जेल में था तो मुझे एक प्रमोशन ऑर्डर, उस वक्त तो मैं स्टूडेंट था, मगर मुझे प्रमोशन और एज ए BDO संगड़ा में लगाया गया, नाड़ में लगा दिया गया और उन्होंने ये कहा कि आप लिख के दे दो कि स्ट्राइक जो हम विड्रा करते हैं। मगर मैंने वो उन्हीं के सामने जो है वो प्रमोशन ऑर्डर जो था एज ए BDO का, वो मैंने फाड़ दिया और उनको मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, स्ट्राइक में मैं स्ट्राइक में रहूँगा, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे कर्मचारी जो है वो मुझे स्ट्राइक में वो अपनी मांगों को लेकर उन्होंने मुझे स्ट्राइक में के लिए वादा किया है, इसलिए मैं स्ट्राइक में नहीं, मैं इसको विड्रॉ नहीं कर सकता। और मैं उस वक्त तो जो BDO की पोस्ट जो थी वो मैंने वो ऑफर को, सरकार के ऑफर को ठुकरा दिया। अच्छा, जो मैं सियासत की बात कह रहा था कि सियासत में भी आने के ऑफर हुए थे, आपको टिकट ऑफर हुई थी, सुना है मैंने। उस वक्त मुझे ऐसे है कि कई बार ऐसे मौके आए, कई बार ऐसे तो उन्होंने, सरकार ने मुझे काफ़ी सारे लालच दिए, मगर वो मैं उनको उस ऑफ़र को मैं डिक्लाइन करता रहा और मैं कर्मचारियों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर वो अपना मैं जो है दायित्व जो है पूरा करता रहा। अच्छा, बड़ी बात, एज ए पेंशनर आप काफ़ी अर्से से संघर्षशील हैं और ऐसा मुद्दा जिसको लेकर आपको भी लगता है कि आप उसको हल नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी भी उसको हल करवाना चाहते हैं आप। ऐसे है कि समय बदलता है और जो कर्मचारियों की या पेंशनरों की मांगें हैं वो भी बदलती हैं। अब 2016 में जब हमारा डिमांड चार्टर जो था, उसमें हमारे मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र जी हुआ करते थे, तो उस वक्त हमारी मांगे 16 डिमांड चार्टर हमने दे रखा था, मगर वो पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद गवर्नमेंट जो है दिसंबर में बदल गई और सरकार, और उसके बाद हमने अपना जो प्रयास था मांगों को मनवाने का, जो हमारा मकसद था, उसको हम दबाते रहे, मगर जो पूरी नहीं हुई। उसके बाद जब गवर्नमेंट बदल गई, जब BJP की गवर्नमेंट आई, तो BJP की गवर्नमेंट ने
हमें बहुत सारा ये दिखाने की कोशिश की कि आपके हम हतेशी हैं, मगर हतेशी वो हमारे जयराम ठाकुर जी भी हमारे हतेशी नहीं रहे। और उन्होंने भी, अब देखो मैं केवल मात्र एक मुद्दा मैं बताता हूँ कि जुलाई 2022 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और जयराम ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 7 जुलाई में हमारे 4% जो महंगाई भत्ते की किस्त थी वो उन्होंने दे सकते थे, और उसके बाद वो 7 जुलाई के बाद 1 जनवरी के भी वो किस्त दे सकते थे, पर उन्होंने कर्मचारी और पेंशनरों के साथ, उस वक्त तो मैं पेंशनर था, और उन्होंने वो नहीं रिलीज की, और उसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं कि 7 जुलाई 2022 की जो डियरनेस रिलीफ की किस्त थी वो 4%, वो उस वक्त उन्होंने ऐसा एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया कि वो एक साल 1.5 साल के बाद वो अनाउंस होती रही। जैसे कि अब हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी अब जनवरी 2023 की किस्त जो है वो 15 जुलाई से 15 मई 2025 से वो रिलीज करने जा रहे हैं। ये एक प्रथा जो थी वो जयराम ठाकुर जी ने डाली, और उसका खमियाजा जो है वो कर्मचारी और पेंशनर आज भी भुगत रहे हैं। एज ए पेंशनर तो हम बात कर रहे हैं, एज ए बुजुर्ग बड़ी चीज़ें हम देखते हैं आजकल। बुजुर्ग किस स्थिति में है आप समझ सकते हैं, चर्चा भी सुनते हैं। बुजुर्गों की पीड़ा क्या रहती है अमूमन, मैं ये समझना चाहता हूँ। बुजुर्गों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 5 सितंबर 2009 को एक नोटिफिकेशन निकाला कि बुजुर्गों के लिए ये फला जो है वो सहूलत दी जाएगी, और वो 2000 एक्ट बना 2007 में, सीनियर सिटीजन एक्ट बना, जो कि हिमाचल गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किया, मगर वो उनमें से एक भी जो हमारी जो सहूलत अनाउंस की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिमाचल प्रदेश में आज तक वो पूरी नहीं हुई। सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारी सहूलतें नोटिफाई कर रखी है जो कि इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी। नोटिफिकेशन करना, नोटिफाई करना कुछ और बात है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना कुछ और बात है, मगर इम्प्लीमेंटेशन उसके जो है आज तक नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताऊं कि हमारे लिए, बुजुर्गों के लिए कहीं भी जाओ तो वो जो है वो हमारे लिए इलादा एक प्लेटफॉर्म होता है, इलादा एक लाइन बनाई जाती है, चाहे वो डिफरे करते हैं, आपने बिजली के बिल डिफरे करते हैं, पानी के बिल डिफरे करते हैं, और कुछ काम करते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल में आप जब जाते हैं तो आपको भी तरजीह देनी चाहिए जो गवर्नमेंट ने माना है, मगर वो तरजीह आज तक वो नहीं मिल रही। इसी तरह हमारे कई ऐसे मसले हैं जहाँ के हमारे गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को सहूलत मिलनी चाहिए, मगर आज तक वो सहूलत जो है वो केवल मात्र पेपरों में, फाइलों में दबी हुई है। वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। अच्छा, घर परिवारों में भी कई चीज़ें रहती हैं, समाज में हम कई चीज़ें देखते हैं कि बुजुर्गों को नेगलेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है कई घरों में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैसेज आपकी तरफ से, क्योंकि बुजुर्ग तो हर किसी ने होना ही है, तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ से कोई अच्छा सा मैसेज, ताकि जो आजकल जो बच्चे हैं वो बड़ों की इज्जत भी करें और उनका मान भी रखें। आजकल जो है ज़माना बदलता है, मैं जैसे मैंने पहले कहा, और ज़माने के साथ जो है वो हालात बदल जाते हैं। सरकार ने कई बार ये अब 2005 का जैसे मैंने ये नोटिफिकेशन जो के बाद में वो एक्ट बना 2007 में जो एक्ट बना, तो बुज़ुर्गों के लिए जो है अब नोटिफाई कर दिया। एक और चीज़ के उसमें एक प्रावधान की गवर्नमेंट ने कर दिया कि अगर
बच्चों के लिए माँ बाप या जो पेरेंट्स हैं वो उनकी तरजीह नहीं देते, उनकी देखभाल नहीं करते, तो उनके लिए एक ऐसा उन्होंने कानून बना दिया कि वो एक सिंपल एप्लीकेशन वो देंगे कोर्ट में और उसको माँ बाप की तरफ से उस बेटे या बेटी को माँ बाप की तरफ से जो पेरेंट्स हैं उनको जो है वो एक 5,000 या 2,000 या 3,000 एक वो लग जाता है, जिसको हम कहते हैं कि भी सरकार उसको देते, माँ बाप उसको देते हैं भत्ता। हाँ भत्ता। तो हम ये चाहते हैं कि उसमें भी एक और खामी है। उसमें खामी ये है कि जब बेटे या बेटी जो बेटे और बेटी अपने पेरेंट्स को तरजीह नहीं देते, अच्छी तरह पालन पोषण नहीं करते या खाना नहीं देता या घर से निकाल देते हैं, वो एक सिंपल एप्लीकेशन देके तो वो उनको तो भत्ता लग जाएगा, मगर वहाँ भी एक गैप आ जाएगा, क्योंकि जिनको जो भत्ता दे रहे हैं वो ये सोचते हैं कि ये हमारे पर बर्डन बन गया, और बर्डन वो कहते हैं कि कब ये माँ बाप जो है वो इस युग से चले जाएं ताकि हमको ये पैसा ना देना पड़े। मगर मैं ये कहता हूँ कि हम इस लाइन में गुजरे नहीं, और माँ बाप जिन माँ बाप ने अपने बेटों या बेटी को अच्छी तरह पाला है, छोटे से लेके बड़े तक उनको पढ़ाया लिखाया, उनको अपने पाँव में खड़ा करने की एक जैसा कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं, हम इन्होंने हमें पाला है, हम इनको पालेंगे, इनको हम तरजीह देंगे, इनको हम अच्छा रखेंगे, मगर ऐसा है नहीं। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन हो, गवर्नमेंट के एक्ट बने, गवर्नमेंट के कोई रूल बने, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, और वो हमारे आज भी काफ़ी सारे जो बुजुर्ग हैं वो इस व्यवस्था से गुजर रहे हैं। अच्छा, डे केयर सेंटर भी आप चलाते हैं, बुजुर्गों की पीड़ा वहाँ पर भी सुनी जाती होगी, तो डे केयर सेंटर इसीलिए चला रखा है ताकि जो बुजुर्ग हैं दिन भर थोड़ा सा आपस में घुल मिल कर बातचीत करें, ताकि थोड़ा रिलैक्स फील करें। इसमें आपको मैं बताऊं कि डे केयर सेंटर 17 फरवरी 2017 को ये शुरू किया था। उस वक़्त डिप्टी कमिश्नर सुदेश मोक्टा जी हुआ करते थे यहाँ, और उन्हीं के कर कमलों द्वारा, और हमारे एक बहुत वरिष्ठ पराशर जी हुआ करते थे, और पराशर जी और सुदेश कुमार मोक्टा के कर कमलों द्वारा ये हमारा जो डे केयर सेंटर है ये हमने चलाया। यहाँ भी हम क्या बताएं कि गवर्नमेंट ने हमें 2 वर्षों के लिए 2017-18 और 2018-19 के लिए तो ग्रांट तो दी, मगर उसके बाद उन्होंने हमें पूछा नहीं, ग्रांट कोई नहीं दी, और उसके बाद हम 2022 तक इस संगठन इस डे केयर को चलाते रहे, और वो पैसा जो था हम आपस में इकट्ठा करके, क्योंकि हमारे पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के 1250 मेंबर थे, जो इस वक्त कम से कम 400 मेंबर जो है इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस वक्त भी 800 पेंशनर जो है हमारा है। इसी के साथ जो सीनियर सिटीजन फोरम है, सीनियर सिटीजन ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन फोरम का भी मैं जिला का प्रधान हूँ, और हमने वो भी पैसा इकट्ठा करके 2022 तक हमने संगठन ये चलाया। उसके बाद सरकार ने हमें पूछा नहीं, हम भी अपने को लक्ष्य करने में असमर्थ रहे, और आज हम यहाँ ये परिस्थिति है कि जब भी हम कोई इकट्ठा मीटिंग करते हैं या हम आपस में चर्चा करने के लिए असेंबल होते हैं, तो अपने जो खर्चे हैं वो अपनी जेब से उनको देना
पड़ता है। सरकार ने डे केयर सेंटर 17 फरवरी 2017 को चलाया, मगर उसके बाद 7 फरवरी 2017 को चलाया, मगर उसके बाद आज तक वो हमें कोई भी ग्रांट नहीं दी गई। मैं एंड में ये भी पूछूंगा, क्योंकि आपका जो अनुभव है वो मायने रखता है, क्योंकि कहते हैं ना कि बाल सफेद ऐसे ही नहीं होते हैं, पर मुझे लगता है कि जो आपका जो अनुभव है, एंड में कुछ जो चंबा वासी हैं जो आपको देखते हैं, जो सुनते हैं, बोलना चाहेंगे कुछ? चंबा में जब ये डे केयर सेंटर हमने चलाया, या ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन फोरम जो फोरम मैंने चलाया, तो उस वक्त लोगों में ये एक भय था कि हम कैसे किसी को ये बताएं कि हम यहाँ जो घर वाले हैं वो हमें तरजीह नहीं दे रहे, और हमें ये घर में एक सफोकेटेड बिल्कुल तंग होकर रहना पड़ता है। तो वो भी उस वक्त 4 मेरे पास ऐसे परिवार आए, वो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो 4 परिवार आए, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ डे केयर सेंटर नहीं, हमें एक डे केयर होम होना चाहिए, ताकि हमारे लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो। रहने की व्यवस्था के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खर्च था, उसका मैंने एक DPR बनाई और गवर्नमेंट को भेजी, मगर गवर्नमेंट ने 22.5 लाख रुपए पर ईयर का खर्चा था गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हुआ करता है, इन्होंने उस पर डिक्लाइन कर दी कि नहीं, आपके डे केयर सेंटर ही आप चला सकते हैं, आप ये डे केयर होम जो है वो उसके लिए आप सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास अकोमोडेशन ज़्यादा चाहिए थी, पैसे की व्यवस्था ज़्यादा चाहिए थी, हमने एम्प्लॉय ज़्यादा रखने थे। तो वो सारा का सारा जो हमारा, क्योंकि मेरा ये तजर्बा रहा कि चंबा जिला में क्योंकि हालांकि मैं सब डिवीज़न लेवल पर ये डे केयर सेंटर चलाना चाहता था, मगर हमें वो व्यवस्था नहीं हमें पूरी करनी पड़ी, क्योंकि पैसे का अभाव था। सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया। हम लोगों ने जितने हम पैसा इकट्ठा कर सकते थे वो हमने पैसे इकट्ठे किए, मगर आज हमारे हालात ऐसे हैं कि डे केयर सेंटर चलाना भी मुश्किल हो गया है। मगर फिर भी आज डे केयर सेंटर जो है हम चला रहे हैं। यहाँ बुजुर्ग लोग आते हैं, अपनी प्रॉब्लमों को लेकर आते हैं, हम उनकी प्रॉब्लमों को लेकर संबंधित विभाग को लिखते हैं, और उसकी कॉपी जो है वो हम सोशल वेलफेयर ये सोशल एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट को हम लिखते हैं कि भैया इनकी समस्या ये है, ये करिए, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इसमें हमें मदद नहीं मिल रही। ऐसे जो पॉलिटिशियन भी रहते हैं, सरकार के पक्ष में भी रहते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं, किसी ने पूछा है कभी बुजुर्गों का हाल कि कैसे हैं, किस स्थिति में हैं? कभी कभी जब ये शुरू में, जैसे मैंने बोला कि 7 फरवरी 2017 को शुरू किया, तो उस वक्त कभी कभी डिप्टी कमिश्नर या उनके नुमाइंदे यहाँ आ जाते थे बैठक के, जब बैठक होती थी, मगर उन्होंने जो कोई ज़्यादा तरजीह नहीं दी मुझे। मैं आपको बताऊं कि मैं ये तीन टर्म ये जेल का नॉन ऑफिशियल मेंबर रहा, 2 टर्म रहा, 6 साल कि जेल में जो हमारे वहाँ मैं जाया करता था। कभी मैं सुबह चला जाता था, वहाँ जाके चाय उनके टेस्ट करता था, जो कि उनको जेल वालों को दी जाती थी, कैदियों को दी जाती थी। जेल की चाय में टेस्ट करता था, दूध टेस्ट करता था, और कभी मैं खाने के टाइम चले जाता था, उनके रोटी जो उनको खाना जो मिलता था वो भी मैं खाया करता था।
उनके मैं बिस्तर देखा करता था, उनके टॉयलेट में देखा करता था वो कैसी व्यवस्था है। और वो रिपोर्ट जो थी वो DIG जेल को मैं भेजा करता था और उसके प्रतिलिपि जो है वो डिप्टी कमिश्नर महोदय को जाती थी। उसमें काफ़ी सुधार हुआ, क्योंकि पहले जब यहाँ जो कैदी होते थे जिनके यहाँ पेशी होती थी, उनके लिए ठहरने के लिए जब तक उनकी आवाज़ नहीं पड़ती थी उनको, तो वहाँ ना बेंच था ना कोई उनको, सर्दी में वो नीचे बैठते थे, वो उसका प्रावधान जो था करवाया। उसके साथ साथ वहाँ जो ओपन एयर जेल जो है राजपुरा में, उसका काफ़ी सारे जो परिवर्तन में लाने में प्रयास किया और वो गवर्नमेंट ने प्रयास मेरे जो सुझाव थे वो माने और वो इम्प्लीमेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पीसी ओबराय जी, जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रवक्ता हैं। बड़ी बेबाकी से इन्होंने बहुत सी चीज़ें कही है, इनका अनुभव जो भी था उन्होंने पूरा शेयर किया है। और चंबा हलचल आप देख रहे थे, और चंबा हलचल पर आप जो फेसबुक पेज है वहाँ पर आप देखने के लिए फॉलो कर सकते हैं पेज को, और लाइक भी कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल भी है चंबा हलचल का, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। और जो हम इंटरव्यू लेते हैं या जो खबरें चलती हैं उस संदर्भ में आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवादी हूँ कि मीडिया ने आज मेरे जो विचार थे, जो हमारे कर्मचारी और पेंशन के टाइम में हमारे काफ़ी सारे मुश्किलें थी, उसके बारे में भी मैंने बात की। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और मीडिया का विशेष तौर पर हलचल का मैं बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने आज ये मेरी रिकॉर्ड किया।